हेलो एवरीवन। आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान की विशेषताएं ये 4 चैप्टर आज हम इसकी बात करेंगे। 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पर दिखेगी। प्लेलिस्ट में जो पहला हमारा चैप्टर था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये कंपनी का शासन, ताज का शासन, इस सब की हमने बात कर ली है। और सेकंड चैप्टर था हमारा संविधान का निर्माण, ये मांग गठन, ये कार्यप्रणाली, सभी हमने इसकी बात कर दी है। और हमारा जो तीसरा चैप्टर था संविधान की अवधारणा, इसकी भी बात हमने कर ली है। ये 4 हमारा चैप्टर है संविधान की विशेषताएं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है विशेषताएं, यानी इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारे 17 यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और जो नेक्स्ट है ये संविधान, यहाँ पर जो हमारी विशेषताएं दी हुई हैं जो संविधान की, इन पर ये आलोचना भी होती है। पहले हम बात कर लेंगे सबसे लंबा लिखित संविधान। लिखित संविधान, तो यहाँ पर बात होती है लिखित संविधान यानी विस्तृत संविधान। लिखित संविधान में बात होती है लिखित संविधान, जो भारत और जो यूएसए का जो संविधान है ये लिखित संविधान है। लिखित एक संविधान के रूप में एक विस्तृत दस्तावेज जो लिखित होता है। और जो ब्रिटेन का संविधान है ये विस्तृत संविधान तो है, तो बात इसकी होती है। और जो ये ब्रिटेन का संविधान है अलिखित, जो लिखित संविधान है एक संविधान के रूप में एक विस्तृत दस्तावेज, उसे लिखित संविधान कहेंगे। लिखित संविधान भारत और यूएसए, इसका एग्जाम्पल जो हमारा भारत है, भारत का संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 इसको अपनाया गया था। इस डेट को हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ हैं। अब वर्तमान समय में हमारी जो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम दूसरे की बात करेंगे विभिन्न स्रोतों में विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और जो भारत शासन अधिनियम इनके उपबंधों के लिए हैं। इसी वजह से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, ये घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ है, ये छान विचार करने के बाद। और हम अमेरिका और ब्रिटेन के संविधान की ये तुलना कर लेंगे। अमेरिका के संविधान में न्यायिक समीक्षा जितनी कठोर है उतनी भारत में इतनी कठोर नहीं है। तो ब्रिटेन में ये संसदीय व्यवस्था है और संसद की संप्रभुता है, भारत में संविधान की संप्रभुता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कभी कभार आपके मेंस में आ जाता है अमेरिका या ब्रिटेन के कंपैरिजन में, ये यहाँ पर आपको करना होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोबारा से समझ लेंगे, अमेरिका में न्यायिक समीक्षा जितनी कठोर है उतनी भारत में कठोर नहीं है न्यायिक समीक्षा, जो हमारा जुडिशियल जो रिव्यू होता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, संसद की संप्रभुता है, यहाँ पर संसद ही सर्वोच्च है। भारत में संविधान की संप्रभुता है। और हम नेक्स्ट बात करें नम्य और जो अनम्यता, इनका समन्वय। संविधान संशोधन के आधार पर बांटा जाता है। नम्य और अनम्यता का जो ये होता है, नम्य यानी लचीला, ये आसानी से परिवर्तन हो जाता है। अनम्य कठोर या विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन यानी कठोर तरीके से। इसका एग्जाम्पल है यूएसए में कठोर संविधान है। और जो लचीला या नम्य ये संविधान है ब्रिटेन में। और भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का जो मिला जुला रूप है। जो नम्य और अनम्य इनका दोनों का मिक्स है, दोनों का मिला जुला रूप है। और चौथे की हम बात करें एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय, तो इसकी अभी हम बात करेंगे। संघीय व्यवस्था
एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना होता है। इसमें संघीय उसे कहते हैं जब एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। पहले हमारे संविधान में केंद्र और राज्य ये स्वतंत्र ये हमारी प्रणाली थी सेकेंड स्तर पर। जो तीसरी हमारी जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था, इसकी बात होती है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये जो स्थानीय सरकार होती हैं इनकी बात यहाँ पर होती है। इसमें हम बात करें केंद्र, केंद्र ज़्यादा शक्तियाँ ज़्यादा इसको देते हैं। संघीय व्यवस्था की बात करें, संघीय उसे कहते हैं जब एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। इसमें संघ के सभी आमरक्षण विद्यमान हैं। इसमें 2 सरकारें इसकी बात होती थी स्वतंत्र देश इसके पहले, केंद्र और राज्य स्तर पर। संघीय व्यवस्था में सबसे पहले हम संघीय व्यवस्था इसकी बात करें। इसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा स्थानीय सरकार, इसकी बात होती है 73वां 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा। तो आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर भारत में ये बात होती है कैसे ये जो आपातकालीन जो शक्तियों में राज्य जो सरकार होती हैं इनकी शक्तियाँ केंद्र के पास कैसे बिना संविधान संशोधन के यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो केंद्र ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, इसको ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पर शक्तियाँ दे दी जाती हैं। ये केंद्र शक्तिशाली हो जाता है आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन जो स्थिति होती है, आपातकाल इनकी वगैरह जो हमारा आर्टिकल 352, 356 और 360, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। जो आपातकाल जो स्थितियां हैं, तो हमारे जो संविधान में कहीं भी संघीय जो शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो हमारा आर्टिकल 1 है जो राज्यों का संघ, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडिया, दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसको ये कहते हैं हमारे जो राज्यों का संघ है हमारा भारत। इसके 2 अभिप्राय हैं। भारतीय संघ राज्यों के बीच में हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। यहाँ पर किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। और जो हम बात कर लेंगे संघीय व्यवस्था और एकात्मक, ये प्रावधान इसमें क्या है। संघीय जो व्यवस्था हमारी है इसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय जो व्यवस्था हमने अभी बात की केंद्र और राज्य स्तर पर। और जो हमारी शक्तियों का विभाजन है संघ और राज्य समवर्ती सूची में, ये यहाँ पर इनका विभाजन है। और जो एकात्मक जो प्रावधान है, हमारे एकात्मक जो प्रावधान होते हैं इसमें एकल नागरिकता, जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं IAS, IPS और IFS, यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति एकीकृत हमारी न्यायपालिका है। यहाँ पर पिरामिड नुमा, यहाँ पर सबसे सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सब ऑर्डिनेट या जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये सरकार का संघीय स्वरूप। भारत ने अमेरिका में अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है इसकी जगह ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ये जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, संसदीय व्यवस्था इसको अपनाया गया है। हमारे भारत में संसदीय प्रणाली, इसकी जो विशेषताएं ये निम्न हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की जो उपस्थिति होती है, बहुमत वाले दल का
दल की जो सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता और मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री हैं इनका नेतृत्व। निचले सदन का विघटन, या जो लोकसभा है या विधानसभा है इनका विघटन हो जाता है। तो लोकसभा, इसमें जो अविश्वास प्रस्ताव वगैरह ये जो होते हैं ये पास होते हैं तो लोकसभा ये भंग हो जाती है। तो ये रहे हमारे संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप यानी उत्तरदायी सरकार, और जो मंत्रिमंडलीय जो सरकार इसके नाम से भी जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर, इसको ये था लंदन का जो स्थान होता है जहाँ ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद का जो एक प्रतीक या रूप है वेस्टमिंस्टर, इसकी बात होती है जो ब्रिटेन में यहाँ पर जो लंदन इसके स्थान पर वहाँ पर बात होती है वेस्टमिंस्टर की। तो संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संघीय व्यवस्था, इसकी बात होती है। संघीय व्यवस्था ये कैसे वर्क करती है, यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच में। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों में समन्वय या बैलेंस ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो विधायिका जो है कार्यपालिका, ये कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय जो संसदीय प्रणाली इसके बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए हम ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद ये संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित जो व्यक्ति होता है या गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी जो व्यवस्था होती है यानी जो राजा होते हैं ये वंशानुगत व्यवस्था होती है। राजा के बेटे ही यहाँ पर जो उत्तराधिकारी जो यहाँ पर बनेंगे, यही उत्तराधिकारी व्यवस्था होगी। यहाँ पर हमारे भारत में जो गणतंत्र होता है या यहाँ पर निर्वाचित होते हैं व्यक्ति। और हम संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता इसमें समन्वय बात करेंगे। संसदीय सर्वोच्चता जो हमारे संसद जो संप्रभु होती है इसमें ब्रिटेन में, और जो न्यायिक सर्वोच्चता यहाँ पर अमेरिका में इसकी बात होती है। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान जो हमारे अमेरिका के संविधान में विधि के जो नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आर्टिकल 21 है इसके तहत हमारे जीवन और जो व्यक्तिगत इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान की बात करें, हमारे संविधान की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति इसमें संवैधानिक जो हमारे असंवैधानिक ये विधि इसको घोषित कर सकता है, और जो संतुलन इसकी जो व्यवस्था बैलेंस जो सिस्टम होता है इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर संसद ही संशोधन कर सकती है। और हम बात करें एकीकृत और जो स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका एकीकृत व स्वतंत्र है। तो हमारी न्यायपालिका जो हमारी एकीकृत व्यवस्था है हमारे संविधान में, यहाँ पर शीर्ष न्यायालय, राज्यों के हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, यहाँ पर सब ऑर्डिनेट ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अपील दायर कर सकते हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये शीर्ष न्यायालय जो होते हैं यहाँ पर जिला अदालत को फैसले देते हैं, यानी बाध्यकारी इनके फैसले होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का रक्षक भी है हमारा
सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे हमारे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि में सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा, इस पर रोक आदि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। और हम मौलिक अधिकार की बात करें, हमारे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट इनकी बात की गई है। यहाँ पर देख लीजिए, समानता का अधिकार हमारे 14 से 18 इसके बीच में अनुच्छेद इसका प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 19 से 22 इसके यहाँ पर बात की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे आर्टिकल 23 और 24 इसमें बात की गई है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमारे आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसकी व्यवस्था की गई है। संस्कृति और जो शैक्षणिक जो अधिकार हमारे हैं 19 से 30 के बीच में इनकी बात की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा आर्टिकल 32, ये हमारा संवैधानिक जो उपचार हैं इनकी जो व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, इनके वायलेशन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 32 हमारे जो न्यायपालिका इसको शक्ति देता है कि वे हमारे फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, आर्टिकल 32 इसके तहत। और हम नेक्स्ट की बात करें, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे भाग 4 में 36 से 51 के बीच में इनकी बात की गई है। हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हमारे होते हैं इनकी सकारात्मक प्रकृति होती है, जो कल्याणकारी राज्य इनकी बात करते हैं। और आर्टिकल 37 जो हमारा डीपीएसपी है इसमें निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। 3 वर्गों में विभाजित हैं, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी, उदार और जो बौद्धिकवादी सिद्धांत, ये हमारे डीपीएसपी यहाँ पर डिवाइड हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये हमारे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र इसको बढ़ावा देते हैं, ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। फंडामेंटल राइट ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देता है, ये नकारात्मक प्रकृति की होते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। जो हमारा डीपीएसपी है ये लोगों के लिए कल्याण की बात करता है। नेक्स्ट की हम बात करें, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे आर्टिकल जो 51 का सब क्लॉज ए है इसकी बात की गई है। हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, संविधान जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी सिफारिश पर हमारे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 का सब क्लॉज ए अनुच्छेद 51 का जो 42वां संविधान संशोधन इसके तहत हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है हमारे संविधान में। देख लीजिए, हमारे 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए, यहाँ पर बच्चों हेतु ये प्राथमिक शिक्षा इसको प्रदान की जाए। तो हमारे धर्मनिरपेक्ष जो राज्य हमारे हैं इसकी बात की गई है। पश्चिमी अवधारणा है ये नकारात्मक है। यहाँ पर राज्य और धर्म एक पारस्परिक ये निषेध यहाँ पर जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में यहाँ पर धर्म और राज्य जो भारत में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा धर्म में। तो हमारे संविधान में हस्तक्षेप और आहस्तक्षेप इसकी व्यवस्था की गई। आहस्तक्षेप यानी सिख जो हैं यहाँ पर पगड़ी यहाँ पर इन पर बैन नहीं किया जाएगा। इनकी जो पगड़ी है यहाँ पर यहाँ पर कोई बाउंडेशन इन पर नहीं होगा। भारत में अवधारणा है सकारात्मक अवधारणा हमारे धर्मनिरपेक्ष के बारे में, सभी धर्मों का समान आदर करेगा। और जो हस्तक्षेप आहस्तक्षेप सिद्धांत को लागू किया गया है हमारे संविधान में।
और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। आर्टिकल 14 या 15 ये धर्म से जुड़े हुए भेदभाव इसके आधार नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 या 15 के बीच में धर्म जो है इसका भेदभाव इसका आधार नहीं होगा। और जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करें, इसमें निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट दे सकते हैं। हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1889 में 21 जो वर्ष आयु थी, यहाँ पर इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति और जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देती है। ये हमारी राजनीतिक समानता है। राजनीतिक समानता में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यही है हमारी राजनीतिक समानता। हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार ये लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है और समानता के सिद्धांत को लागू करता है। ये हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला हमारा टॉपिक है एकल नागरिकता। हमारे भारत में प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिकता। जो एकल नागरिकता है हमारे संविधान में सिर्फ ओनली भारतीय नागरिक होंगे। अमेरिका में व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता है बल्कि वह जिस स्थान या जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता है। हमारे संविधान में भारतीय नागरिक यानी ओनली भारतीय होंगे। निष्ठाएं अलग अलग हो सकती हैं, जैसे राजस्थानी, पंजाबी ये हो सकता है, पर हमारे संविधान में नागरिकता भारतीय की है। भारत में एकल नागरिकता इसकी बात की गई है। ये नागरिकता जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में प्रावधान किया गया है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुआ हो या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है हमारे संविधान में। और हम ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय यानी भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी केंद्र और राज्य के स्तर पर तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। भारत सरकार के लोकतांत्रिक जो तंत्र इनके महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में प्रकल्पित ये किया गया है। और हम स्वतंत्र निकाय जो होते हैं इनकी बात करेंगे। संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति, इनके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इसको सुनिश्चित करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के संकेंद्रण के लिए भारत का जो CAG नियंत्रक एवं महालेखा जो कार्य ये जनता के पैसे के जो ये संरक्षक होते हैं एवं जो सरकार द्वारा किए गए खर्चों की संवैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। यही जो होते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148 में इनकी व्यवस्था की गई है। और जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC ये होते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान या आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन जो प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन प्रावधान जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, यहाँ पर आर्टिकल 352 में जो राज्य आपातकाल होता है या राष्ट्रपति शासन होता है। आर्टिकल 356 में वित्तीय आपातकाल हमारा 360 जो आर्टिकल है इसमें प्रावधान किया गया है। ये आपातकाल इनकी इनका उद्देश्य होता है
जो हमारे ये होते हैं आपातकालीन जो प्रावधान, इनका उद्देश्य शामिल करने का है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और जो सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करता है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन इनकी व्यवस्था की गई है। तो 352, 56, 60 यहाँ पर इसकी हमने बात की है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, इसमें राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था आर्टिकल 352 में की गई है। और जो राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन 356 में इसकी बात की गई है। यहाँ पर केंद्र के निर्देशों के अनुपालन करने में जो असफलता होती है तभी यहाँ पर ये प्रावधान किया जाता है। और जो वित्तीय आपातकाल होता है 360 में वित्तीय व्यवस्था। और जो हमारे संविधान में त्रिस्तरीय जो सरकार होती है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र और राज्य जो स्थानीय सरकार। जो स्वतंत्रता के पहले यहाँ पर केंद्र और राज्य हमारी 2 ही स्तर की सरकारें हमारी थीं। और जो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा स्थानीय सरकारें, इनका जो प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, स्थानीय सरकारों को दर्जा हमारे 73वां 74वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया था। और हम त्रिस्तरीय सरकार इनकी व्यवस्था बात करें जो नगर के स्तर पर और जो शहरी यहाँ पर इनके स्तर पर। भाग 9 में अनुसूची हमारी 11वीं में इसको जोड़कर जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इनके संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई या प्रदान की गई। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली इसको प्रदान किया गया, अर्थात ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर इनकी पंचायतों की इनकी व्यवस्था की गई। जो 74वां संविधान संशोधन था हमारा 1992 में शहरी शासन इसकी व्यवस्था की गई। भाग 9 का सब्स क्लॉज ए नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं में यानी शहरी स्थानीय सरकारें इनकी संवैधानिक जो मान्यता इनको दिया गया, अर्थात जो एकल जो संक्रमणीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत और छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या परिषद, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, इनकी व्यवस्था की गई। और जो हमारी सहकारी समितियाँ होती हैं इनकी भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। 97वें संविधान संशोधन जो अधिनियम 2011 में यहाँ पर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें 3 परिवर्तन किए गए संविधान में। इसमें सहकारी समिति गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। और जो सेकंड था इसमें इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा शहरी समितियों के प्रोत्साहन के लिए। अनुच्छेद 43 का ठामी इसने संविधान में एक नया भाग जो 9 का बी जोड़ा गया सहकारी समितियों के लिए। अनुच्छेद 243 के ZH और जो 243 ZD तक इसमें प्रावधान किया गया। और जो जब यहाँ पर ये इन सब की व्यवस्था कर दी गई तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर संविधान की आलोचना भी होती है कि यहाँ पर कहा जाता है महाकाय आकार है। यहाँ महाकाय आकार इस वजह से कहा गया क्योंकि जो अमेरिका का संविधान था 4 माह में तैयार हो गया था और जो भारत का संविधान सबसे बड़ा ये संविधान माना जाता है जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काफ़ी समय इसमें लगा। इसी वजह से यहाँ पर महाकाय आकार इसकी आलोचना की जाती है। और जो उधार का संविधान ये कहा जाता है, इसमें उधार का संविधान इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था सभी जो अच्छे संविधानों को छानने के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें ये पॉजिटिव इन्होंने संकेत दिया। और जो 1935 की कार्बन कॉपी ये कहा गया और तो इनमें सकारात्मक बात कह दी गई कि अनुकूलता के आधार पर हमारा संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में। और गांधीवाद से दूर ये संविधान में बात की गई तो भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है। और जो गैर भारतीय और जो भारतीय विरोधी, क्योंकि यह भारत
की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस वजह से इसको गैर भारतीय और भारतीयता जो विरोधी व्यवस्था की कर दी गई। यहाँ पर वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आइवर जेनिक्स द्वारा ये व्यवस्था की गई कि यहाँ पर जो वकीलों का स्वर्ग यानी कि यहाँ पर भाषा काफ़ी क्लिष्ट वगैरह होती है, तो इसी वजह से। और के जो हनुमथैया थे, इन्होंने कहा था हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन हम इंग्लिश बैंड के संगीत सुन रहे हैं। तो इसी वजह से इसकी आलोचना होती है। तो ये हमारा रहा ये चैप्टर आपका। तो ये हमारी विशेषताएं 17 थी, इसकी हमने बात कर ली। और जो हमारी आलोचना भी होती है, इसकी हमने बात कर ली। तो इसी तरीके के जो हमारे भारत की राज्य व्यवस्था के चैप्टर के लिए हमारे चैनल को UPSC स्टडी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।